दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रागैतिक राजस्थान के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, प्रागैतिक राजस्थान को राजस्थान का जो प्रागैतिक इतिहास है उसको अलग अलग कालखंडों में बांट करके पढ़ा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रागैतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। उनके कौन कौन से स्थल हैं और वो स्थल किस किस जिले में स्थित हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं प्रागैतिक राजस्थान, प्री हिस्टोरिक एज। सबसे पहले हमने दोस्तों पिछले वीडियो में इसको बड़े अच्छे से बांट करके अलग अलग कालखंडों में बांटा था। फिर एक बार उसी को हमने दोबारा से प्री हिस्टोरिक एज में हमने लिया है दोनों को, पाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को। दोस्तों, दोनों जो काल हैं ये प्री हिस्टोरिक एज के हैं और इस पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में हमने बांट करके बताया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन तीनों कालखंडों में कौन कौन सी मेजर साइट्स जो राजस्थान में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण काल। तो वो काल जब हिमयुग था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, ऐसे काल में पुरा पाषाण काल कहलाता है। और पैलेलिथिक, तो इसमें कौन कौन से स्थल जो है राजस्थान में पाए गए। एक तो इंद्रगढ़ जो है बूंदी में है, विराटनगर जयपुर में है, दर जो भरतपुर में है और जायल नागौर में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों ये स्थल हैं जो प्रमुख स्थल हैं जो पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष इन स्थलों पर मिले हैं राजस्थान में। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकाल में, मेसोलिथिक समय में कौन कौन से स्थान हैं जो राजस्थान में, जो स्थल राजस्थान में मेजर साइट्स जो मिली हैं। वो एक तो है बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, सोजत पाली में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। तो इन स्थानों पर मेसोलिथिक। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें मैंने बताई थी पिछली वीडियो में भी कि मेसोलिथिक में सबसे बड़ी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर माइक्रोलिथ, बहुत ज्यादा माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पाषाण के टूल्स पाए गए थे, उपकरण मिले थे जिनको माइक्रोलिथ माना जाता है। मेजर माइक्रोलिथ का ये मध्यकाल यानी मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ एक मुख्य विशेषता है। छोटे छोटे ऐसे जो उपकरण हैं, औजार हैं जो बिल्कुल शार्प नहीं है, बेडोल तरीके के हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से यहां पर जो है मध्य पाषाण काल की एक मुख्य विशेषता है कि यहां पर माइक्रोलिथ बहुत ज्यादा पाएगा। मध्य पाषाण काल में दोस्तों एक मैंने बताया था कि यहां पर हिमयुग का खत्म हो चुका था और आज जो मौसम सुहावना हो चुका था। तो यहाँ के जो इस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे, जो बीज थे उनको इकट्ठा करते थे और भोजन के रूप में काम में लेते थे। जो हंट तो करते थे, हंट करने के अलावा जो बीज जो उगते थे उन फसलों के बीजों को इकट्ठा करके उनको भोजन के रूप में काम में लिया जाता था। नवपाषाण काल में दोस्तों ये लोग उन बीजों को उगाना सीख गए, खेती करना सीख गए और इसके अलावा यहां पर आग का आविष्कार हो चुका था। तो भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करने लग गए थे। तो दोस्तों ये जो साइट्स हैं इस समय की नवपाषाण काल में कौन कौन सी हैं, तिलवाड़ा है, बागौर है, नागौर, सीकर और चित्तौड़गढ़ का कुछ इलाके हैं जो नवपाषाण कालीन जो है साइट्स यहां पर पाई गई हैं। दोस्तों यहां पर जो लोग स्थायी रूप से बसना शुरू हो गए थे, क्योंकि भोजन जब उगाना शुरू कर दिया तो वहां पर स्थायी रूप से बसना शुरू किया। ये आरंभिक स्टेज है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो समय है वो है ताम्र पाषाण काल, कैलकोलिथिक एज। दोस्तों ये 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व इसका समय माना जाता है। दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसकी जो है इस समय सीमा दी हुई है। तो इसको एक मोटे तौर पर ले सकते हैं 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास का ये ताम्र पाषाण काल कैलकोलिथिक एज कहलाती है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है इसे स्थायी ग्रामीण संस्कृति थी। यहां पर लोग स्थायी रूप से गांव में बसने लगे थे। और इसके अलावा इसको ताम्र पाषाण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय तांबे की खोज हुई थी और लोग जो हैं वहां की जो मानव जाति है वो इन तांबे के उपकरण और औजार बनाना इन्होंने सीख लिया था। धातुओं को पिघला करके जो आग का आविष्कार हुआ था उसको, उससे खाना बनाना
और धातुओं को पिघला करके औजार बनाना सीख चुके थे। कब? ताम्रपाषाण कालीन युग। दोस्तों एक बात ध्यान करने की है, ताम्रपाषाण जो काल है इसको ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है, लेकिन ये प्योर ताम्र युगीन सभ्यता नहीं थी। इसमें सबसे ज्यादा, अब बात आती है कि तांबे के ज्यादा उपकरण या औजार होते थे या पाषाण के, तो दोस्तों औजार इसमें पाषाण के ही यानी पत्थर के ही ज्यादा औजार होते थे, उपकरण होते थे, क्योंकि तांबा जो था वो ये मुलायम धातु है जिससे खेती के और जो अन्य जो शिकार के जो औजार हैं वो बनाए तो जाते थे लेकिन इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पाषाण के इसमें औजार बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये तांबे की शुरुआत हो चुकी थी, तांबे की खोज हो चुकी थी। तो ये कौन कौन सी बस्तियां थी उस समय यहाँ पर, कौन कौन से मेजर साइट्स हैं? आहड़ जो उदयपुर में है, बालाथल जो उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, पूगल बीकानेर में है, जिलुंड राजसमंद में है, मलहा जो भरतपुर में है, कालीबंगा जो प्रारंभिक स्तर, कालीबंगा का प्रारंभिक स्तर भी इसी ताम्र पाषाण कालीन युगीन सभ्यता थी। स्तर इसका जो प्री हड़प्पा कालीन। इसके अलावा एलान जालौर में है, एलाना जाडौल उदयपुर में है, पिंड पाटलिया चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा जोधपुरा ओझियाना ये भी इस ताम्र पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में पाए गए थे। तो दोस्तों हमने बात की थी इस समय पाषाण काल की और ताम्र पाषाण कालीन की जो प्री हिस्टोरिक एज में आते हैं। इसके बाद अगली जो सभ्यता है दोस्तों, ये जो सभ्यता है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ये संक्रमण काल कहलाता है। संक्रमण काल इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां पर तो केवल और केवल मानव जाति पत्थर के उपकरण और औजारों को काम में लेती थी। यहां पर तांबे का प्रयोग हुआ लेकिन तांबे का बहुतायत रूप में प्रयोग नहीं हो पाया, इसलिए यहां पे अगली जो सभ्यता है वो है आदि युग यानी काश युगीन सभ्यता। और ये काश युगीन सभ्यता जो है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों इन दोनों में ये जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ये तो स्थायी ग्रामीण सभ्यता है। कच्चे घर होते थे, और गारा और पत्थर से मकान बनाए जाते थे, लेकिन यहां पर धूप में सूखी हुई ईंटों से मकान बनाने की एक उन्नत नगरीय सभ्यता है। कौन सी? आदि युग सभ्यता। और ये आदि युग सभ्यता दोस्तों सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। ये मेजर जो सभ्यता के रूप में अगर इसमें लें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसमें आती है। और हड़प्पा सभ्यता के साथ जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसमें कांसे का प्रयोग होने लगा था। दोस्तों मानव जाति ने कांसे और टिन को मिलाकर के क्या बना लिया था? कांसा बना लिया था। और कांसे के जो औजार है वो स्थायी सुदृढ़ होते थे, खेती के काम में लिए जाने लगे थे। तो इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, आदि युग, जो उन्नत नगरीय सभ्यता थी। तो दोनों में जो अंतर भी समझ लीजिए, ये स्थायी ग्रामीण संस्कृति थी और वो उन्नत नगरीय सभ्यता थी। अब आदि युग के यानी कांस्य युगीन सभ्यता के प्रोटो हिस्टोरिक एज के जो स्थल हैं वो कौन है? मेन रूप से जब राजस्थान की बात की जाती है तो उसमें कालीबंगा का नाम आता है। दोस्तों इसी के साथ एक सोती संस्कृति और थी जो बीकानेर में है। ये कालीबंगा के साथ साथ थी, लेकिन इसमें जो दोस्तों कालीबंगा यानी आदि युग से संबंधित और ताम्र पाषाण से संबंधित बहुत सारी संरचनाएं एक जैसी मिलती थी। ये इसको समझने के लिए केवल और केवल हड़प्पा संस्कृति को समझने के लिए सोती संस्कृति का बड़ा जो है उपयोग होता है। तो दोस्तों इसमें सोती संस्कृति जो बीकानेर में थी, ये कालीबंगा की प्रथम संस्कृति के रूप में कहा जा सकता है। सांवलिया पुंगल जो बीकानेर में है, यहां पर यह संस्कृति थी। और दूसरी है कालीबंगा संस्कृति जो हनुमानगढ़ में जो स्थित है। यहां पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, यज्ञ वेदियां मिली हैं, दुर्गीकृत यानी दुर्ग मिले हैं निचले स्तर में जो लोग रहते थे। और दुर्ग से बाहर जो परिसर है उससे बाहर खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। कहां पर मिले हैं? वो कालीबंगा में। कालीबंगा का नाम क्यों पड़ा ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियाँ जो हैं उनका बहुत तादाद में मिली हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। तो दोस्तों ये हमने एक
एक ग्राफ इसके रूप में, एक छोटे से चार्ट के रूप में जो मेजर साइट्स हैं किसकी, ताम्रकालीन, पाषाणकालीन और आदि युग से संबंधित जो मेजर साइट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों ये जो मेन साइट्स हैं जो ताम्र पाषाण काल की हैं और कांस्यकालीन जो मेजर साइट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम कालीबंगा, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। हड़प्पा से पहले की भी सभ्यता थी, प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता भी थी और हड़प्पा काल की भी के समय भी ये सभ्यता थी। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है, सरस्वती और ध्रस्वदत्ती जो सभ्यता भी कहा जा सकता है इसको दोस्तों, जो आधुनिक घग्गर नदी है इसके किनारे पर, क्योंकि जो भी सभ्यताएं हैं वो नदी किनारों पर ज्यादातर मिली हैं। तो दोस्तों आधुनिक जो घग्गर नदी है वो इसके किनारे ये सभ्यता मिली है। दोस्तों कालीबंगा की बात करते हैं तो सबसे ये हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता है। दोस्तों ये प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता भी है और हड़प्पा कालीन सभ्यता भी है। इसमें दोनों तरह समय के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दोस्तों इसकी जो खोज की बात करते हैं तो खोज A.K. घोष ने, अमलानंद घोष ने 1952 में 1952 में इसकी खोज की थी। दोस्तों जब उत्खनन कार्य किया था B.B. लाल ने, B.K. थापर ने, V. जोशी ने और M. शेखर ने 1961-62 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था, जिसमें उन्हें 5 स्तर मिले। और 5 स्तर दोस्तों, इसके जो 5 स्तर मिले उनमें पहला और दूसरा जो स्तर है वो तो हड़प्पा से प्राचीन था, प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता उसमें जो है से संबंधित सामग्री जो मिली थी, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है उसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता सामग्रियां मिली हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो 5 स्तरों में मिली है। पहली और दूसरी जो स्तर है, पहला और दूसरा स्तर है वो कब है, हड़प्पा से प्री हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से प्राचीन सभ्यता, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर मिला है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित सामग्री उसमें मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी हड़प्पा कालीन जो है सामग्री मिली है तो और किस तरह की ये सभ्यता थी। तो दोस्तों हम जानते हैं कालीबंगा जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसमें दोस्तों सुव्यवस्थित नगर नियोजन सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। हड़प्पा की भी मुख्य विशेषता यही है कि सुव्यवस्थित नगर नियोजन जिसमें पाया जाता है, इसी तरह से कालीबंगा में भी सुव्यवस्थित नगर नियोजन था। और दोस्तों ईंटों की बात करते हैं तो धूप में पकी हुई ईंटें इसमें इस्तेमाल की जाती थी, जिनका आकार 40x20x10 यानी 4:2:1 या 3:2:1 इस तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। दोस्तों बर्तनों की बात करते हैं तो बर्तन जो है लाल रंग के बर्तन जिन पर काली और सफेद रेखाएं होती थी, यानी लाल और काले बर्तन इस समय की मुख्य विशेषता है जो बर्तन जो पाए गए थे। बेलनाकार मोहर पाई गई, और बेलनाकार मोहर से ये पता चलता है कि इनका संबंध मेसोपोटामिया से भी था, वहां से इनका व्यापार होता था। जो मोहर मिली है वो मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है। दोस्तों जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जो मेन इनकी जो दुर्ग है उनसे बाहर खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड मिले हैं, यज्ञवेदियां मिली हुई हैं, बैलगाड़ी मिली है। इसके अलावा लकड़ी की नालियां, दोस्तों इस कालीबंगा में एक मुख्य विशेषता थी कि इनकी जो नालियां थी वो पत्थर और लकड़ी से ढकी हुई होती थी, उनसे और बनी हुई होती थी। तो जो लकड़ी की नालियां भी यहां पर मिली हुई हैं। इसके अलावा तांबे की पिन मिली है, हाथी दांत के कंगे मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों उस कब्रिस्तान में जो मानव मस्तिष्क है, एक मानव मस्तिष्क के जो कंकाल है उसमें 6 छेद मिले हैं। इसका मतलब है कि वहां पर मस्तिष्क से संबंधित शोध जो बीमारियां होती थी उनसे उनका इलाज भी किया जाता था। कांसे के दर्पण मिले हैं। इसके अलावा सोना, मूंगा और सीपी आदि के आभूषण मिले हैं। तो दोस्तों ये जो घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान में है वो कितने स्तरों में मिली है, 5 स्तरों में मिली है।
और दोस्तों ये जैसे हमने बताया था, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, सुव्यवस्थित नगर नियोजन इसमें था। तो दोस्तों बात करते हैं एक और साइट की, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर के पास है दोस्तों, आयड़ नदी के किनारे पर है, जिसको आज बेडज नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो सभ्यता है ये 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास की सभ्यता है। दोस्तों बनास नदी घाटी सभ्यता का एक हिस्सा थी। ये नदी बनास नदी घाटी के का भी एक हिस्सा थी, यानी बनास नदी घाटी सभ्यता में शामिल थी आहड़ सभ्यता। जिस तरह से गुलुंड सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, तो दोस्तों बनास घाटी सभ्यता का एक हिस्सा थी कौन सी? आहड़ सभ्यता। दोस्तों प्राचीन नाम इसका ताम्रवती नगरी था, क्योंकि तांबा इसमें बहुत ज्यादा यहां मिलता था, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से, प्राचीन नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों ये सभ्यता जो है एक टीले के नीचे दबी हुई थी, जिसको जो है वहां के स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता था। तो उसमें ये टीले के नीचे दबी हुई ये संस्कृति थी। और इसका जो खोज की बात करते हैं तो खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, 1953 में इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य का जो काम किया था वो आरसी अग्रवाल और एचडी सांखलिया के निर्देशन में हुआ। दोस्तों यहां पर इस सभ्यता की बात करते हैं तो धूप से पकी हुई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग होता था, और घरों को ईंट, पत्थर और गारे से लीपा जाता था। दोस्तों कच्चे मकान होते थे जो ईंट, पत्थर और गारे से बने हुए होते थे। दोस्तों यहां पर मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। जब बात करते हैं तो बर्तनों की, तो दोस्तों यहां पर जो मिट्टी के जो बर्तन मिलते थे वो लाल और काले रंग के, ब्लैक एंड रेड पॉटरी बहुत आयत में मिलती थी। बहुत इस समय आहड़ में बहुत ज्यादा मिली थी। कौन सी पॉटरी मिलती? ब्लैक एंड रेड पॉटरी, लाल और काले बर्तन यहां पर ज्यादा मिले थे। दोस्तों छपाई के लिए का भी प्रयोग होता था, यहाँ छपाई होती थी, ठप्पों के द्वारा छपाई होती थी। और यहाँ का जो व्यवसाय वो बहुत ही उन्नत व्यवसाय था। अनाज पीसने के पत्थर यहां पर मिले हैं, तांबे गलाने की भट्टियां मिली हैं, लगभग 90 साइट्स जो है 90 स्थल यहां पर मिले हैं जो बनास नदी के संस्कृति के चिन्ह हैं यहां पर। क्योंकि दोस्तों आहड़ भी ये बनास नदी घाटी सभ्यता का एक हिस्सा थी, तो यहां पर ऐसे करीब 90 स्थल जो मिले हैं जहां पर आहड़ सभ्यता और बनास घाटी सभ्यता से संबंधित चिन्ह मिले हैं। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से अजमेर, गणेश्वर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, भीलवाड़ा आदि जो है प्रमुख स्थल हैं जहां पर यह सभ्यता मिली थी। दोस्तों बात करते हैं तो कृषि से संबंधित, तो यहां पर कृषि और पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था इन लोगों का। बैलों की मूर्तियां यहां पर मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहां पर कृषि बैलों के द्वारा की जाती थी। संयुक्त परिवार प्रथा यहां पर थी। अब इसका पता कैसे चलता है कि दोस्तों एक घर में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, तो ऐसा इससे जो इसका ये साक्ष्य है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली यहाँ पर मौजूद थी। तो दोस्तों इस तरह से हम बात की थी आहड़ सभ्यता के बारे में, जो उदयपुर के पास है, बनास नदी घाटी सभ्यता का एक हिस्सा थी। तो अब दोस्तों बात करते हैं गिलुंड सभ्यता की। गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद जिले में है। दोस्तों मोती मगरी नामक एक टीले पर मिली है गिलुंड सभ्यता, जो बनास संस्कृति का ही एक हिस्सा है। और बनास नदी के तट पर ये सभ्यता मिली है, इसलिए ये बनास संस्कृति से जुड़ी हुई एक सभ्यताओं में शामिल है। जैसे अभी हमने पढ़ा था आर्य संस्कृति भी बनास सभ्यता से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलुंड सभ्यता ये जिस तरह से आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसी तरह से गिलुंड भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। और खोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी खोज बीबी लाल ने 1957-58 में इसकी खोज की थी, और इन्होंने उत्खनन कार्य शुरू भी करवाया था, लेकिन ये कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन बाद में 1998 से 2003 तक अंतर्राष्ट्रीय टीम के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी,
और जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे, जिनके निर्देशन में काम हुआ, वीएस शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। इनके निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो मिले साक्ष्य मिले हैं उनमें आग से पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। कहने का मतलब है पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। और जो बर्तन जो मिले हैं वो 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं दोस्तों। किस तरह से? एक तो सादा बर्तन, दूसरे काले बर्तन, पॉलिशदार बर्तन, भूरे और लाल तरह के बर्तन और काले चित्रित मृदभांड भी यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर बर्तनों पर जो चित्रकारी है वो प्राकृतिक रूप से भी मिली है और इस तरह से यहाँ पर जो है काले और लाल जो मृदभांड, रेड एंड ब्लैक एंड रेड जो है बर्तन सबसे ज्यादा यहाँ पर मिले हैं। कहां से? गिलुंड सभ्यता से। इसके अलावा दोस्तों हाथी दांत की चूड़ियां भी मिली हैं, पत्थर की गोलियां भी यहां पर मिली हैं, हंप वाले बैल की टेराकोटा आकृति मिली है। यानी कुबड़ वाले बैल की, यहां पर जिस तरह से ऊंट पे कुबड़ पाई जाती है इसी तरह से हंप वाले यानी कुबड़ वाले बैल की एक टेराकोटा जो है यहां पर मूर्तियां भी या आकृतियां भी मिली हैं। दोस्तों ये ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसके बाद की भी यहां पर इसके ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद के भी यहां पर अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बनास नदी की एक जो है बनास नदी से की संस्कृति से जुड़ी हुई एक सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। तो 2 सभ्यताएं हमने पढ़ी, आहड़ सभ्यता और गिलुंड सभ्यता, जो बनास नदी से जुड़ी हुई। तो अब एक और सभ्यता की बात करते हैं, बागौर सभ्यता। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है जो भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के तट पर है। दोस्तों जिस टीले पर मिले जो ये सभ्यता है मिली है वहां उसको कहा जाता है महासती का टीला। वहां पर ये बागौर सभ्यता के अवशेष मिले हैं भीलवाड़ा जिले में। दोस्तों ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है। यहां पर सबसे ज्यादा मिले हैं लघु पाषाण माइक्रोलिथ उपकरण, बहुत ज्यादा मिले हैं। और बात करते हैं इसकी खोज की और उत्खनन कार्य की, तो वीएन मिश्र, बसंत शिंदे और एल.एस. लेस्निक, इन्होंने 1967 ईस्वी में इसकी खोज और उत्खनन कार्य किया था। दोस्तों इसको बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत आयत में माइक्रोलिथ मिले हैं, लघु पाषाण मिले हैं। तो उद्योग की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध माइक्रोलिथ स्थान है। कौन सा? बागौर सभ्यता। सबसे ज्यादा यहां पर माइक्रोलिथ मिले हैं उद्योग की दृष्टि से। उद्योग यानी यहां पर माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण बनाने का बहुत बड़ा कारखाना था, इसीलिए इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। दोस्तों प्रागैतिक काल की सभ्यता के अवशेष भी यहां पर मिले हैं। तांबे के उपकरण मिले हैं, 5 उपकरण मिले हैं तांबे के, जिनमें छेद वाली सुई है, भाला है और बाण है। तो इस तरह से 5 तांबे के उपकरण मिले हैं। 14 प्रकार की कृषि के यहां पर साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 5 मानव कंकाल भी मिले हैं। बूचड़ खाने के अवशेष पर यहां पर मिले। और 2017 में भी दोस्तों इस माइक्रोलिथ की खोज की थी। वो किसने की थी? डॉक्टर ओपी शर्मा ने, जो बूंदी के हैं, उन्होंने माइक्रोलिथ जो है यहां पर लघु पाषाणों की खोज की थी। दोस्तों ये सभ्यता जो है 3 स्तरीय सभ्यता है। 3 कालखंडों में है जो इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। एक तो 5000 से 2000 ईस्वी पूर्व की सभ्यता यहां पर मिली है। इसके अलावा 2000 से 500 बीसी तक की सबके समय काल की जो है सभ्यता मिली है, जहां पर तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा मिले इस समय के। इसके अलावा तीसरा जो स्तर है वो 500 बीसी से 1 बीसी तक का है, जिसमें कृषि की प्रधानता के साक्ष्य सबसे ज्यादा मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बागौर सभ्यता जो है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गणेशर सभ्यता के बारे में। गणेशर सभ्यता जो है 1900 से 1700 बीसी के आसपास की सभ्यता है, जो नीम का थाना सीकर में स्थित है। दोस्तों ये रेवासा गांव और खंडेला की पहाड़ियों पर स्थित है गणेशर सभ्यता। दोस्तों कांतली नदी के उद्गम स्तर पर स्थित है
और ये ताम्रयुगीन संस्कृति है। दोस्तों हमने ताम्रयुगीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था, आहड़ पढ़ा, गिलुंड पढ़ा और गणेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी संस्कृति हैं, ताम्रयुगीन संस्कृति है। और एक कांस्ययुगीन संस्कृति के बारे में पढ़ा था, वो कौन सी थी? कालीबंगा संस्कृति। अब दोस्तों ये कालीबंगा जो गणेश्वर सभ्यता है, ये भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर भारी मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो है अलवर और खोदरीवा से यहाँ पर इनको यहाँ से तांबा यहाँ से आयातित करते थे। दोस्तों इसके खोजकर्ता हैं रतन चंद अग्रवाल, RC अग्रवाल, जिन्होंने 1972 में इसकी खोज की थी। और उत्खनन कार्य किया था विजय कुमार और रतन चंद्र, दोनों ने मिलकर के 1977-78 में जो है उत्खनन कार्य किया था। दोस्तों ये जो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ पर अत्यधिक तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, और जिनमें करीब 90% तांबा था, यानी प्योर तांबे के, करीब प्योर तांबे के आयुध यहाँ पर उपकरण मिले हैं। और इन उपकरणों में क्या क्या था? हारपून है, कुल्हाड़ियाँ हैं, मछली के कांटे पकड़ने के कांटे हैं, फरसे भी मिले हैं, बानाग्र मिले हैं और ताम्रपिन मिले हैं, जो मध्य एशिया में भी पाए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि इनका जो है संबंध मध्य एशिया की सभ्यता से भी था। तो दोस्तों ये यहाँ पर तांबे के विभिन्न उपकरण मिले हैं, बहुत आयात में मिले हैं, इसलिए इसको भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तांबा कहाँ से मिलता था? खेतड़ी से भी मिलता था, खोदरीवा से भी मिलता था, ऐसा माना जाता है। दोस्तों जहाँ मृदभांडों की बात करते हैं तो क्रपस वर्णीय मृदभांड पाए जाते हैं। कपी मृदभांड या क्रपस वर्णीय मृदभांड, यानी काले और नीले रंग के मृदभांड यहाँ पर पाए गए हैं, जिनमें क्या क्या है? कलश है, प्याले हैं, हांडी है, छल्लेदार बर्तन हैं। ये करीब 6 प्रकार के मृदभांड यहाँ से मिले हैं। दोस्तों यहाँ से जो तांबा है वो निर्यात भी होता था। कहाँ जाता था? हड़प्पा संस्कृति को और मोहनजोदड़ो को भी यहाँ से तांबा जाता था। और इसीलिए ये गणेश्वर जो सभ्यता है, ये हड़प्पा के विकास में भी सहायक थी। दोस्तों तांबा बहुत ज्यादा मिला था यहाँ पर, इसलिए ताम्रयुगीन, इसको ताम्रयुग का पेरिस भी कहा जाता है। ताम्रयुग का पेरिस भी कहा जाता है। और यह जो सभ्यता है पाषाण युग से कांस्य युग, क्योंकि बीच में आ जाता है ताम्र पाषाण काल युग, तो पाषाण युग और कांस्य युग के बीच यानी मध्य संक्रमण काल की सभ्यता थी। दोस्तों पाषाण काल, ये ताम्र पाषाण कालीन संक्रमण काल की सभ्यता क्यों थी? क्योंकि उस समय जो पाषाण के जो उपकरण बनाए जाते थे, उसके बाद तांबे का आविष्कार हुआ। और तांबे के आविष्कार के बाद, क्योंकि ये औजार जो होते थे ताम्र पाषाण कालीन, ये औजार जो है इतने सक्षम नहीं थे कृषि कार्य और अन्य कार्य के लिए, इसलिए बाद में किसकी खोज हुई थी? कांस्य की खोज हुई थी, कांसे की खोज हुई थी, जो तांबे और टिन से मिलकर के बनाया गया था। तो ये एक तरह से इसका संक्रमण काल है, पाषाण युग का और कांस्य युग का संक्रमण काल है। कौन सा? ताम्र पाषाण कालीन या ताम्रयुगीन संस्कृति। तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा। और इसी तरह से हमने कांस्ययुगीन सभ्यता किसके बारे में पढ़ा? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों इन गणेश्वर सभ्यता के भी करीब जो है, जैसे जोधपुरा वगैरह जो सभ्यता हैं वो इसी से अटैच हैं, करीब 80 साइट्स इसकी मिली हैं। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा राजस्थान के प्रागैतिहासिक के राजस्थान के बारे में। तो दोस्तों हमने इस तरह से पढ़ा गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो हमने जो मुख्य राजस्थान की जो प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और उपयोगी लगी, क्योंकि आप अगर रीट की परीक्षा दे रहे हैं, RPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी SSB की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर ये आपको लगता है ये बहुत उपयोगी है तो आप इसको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको ये तुरंत मिल जाए। दोस्तों शेयर करना भी नहीं भूलें और दोस्तों लाइक, मैं बहुत बार कहता हूं आप लाइक नहीं करते, आप हमें मोटिवेशन देंगे, मुझे ऐसी है आशा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।